This time we'll start with approach to a patient of thrombocytopenia. हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आजकल के टाइम पे डेंगू का सीज़न है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बहुत पेशेंट आ रहे हैं, बट इटसेल्फ ऑल्सो अगर ओपीडी में आते हैं, मान लो फीवर के साथ आ रहा है कोई भी पेशेंट या किसी और सिम्टम्स के बेसिस पे आ रहा है, तो हमने सीबीसी कराया, उसके अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, कोई सिम्टम्स नहीं है प्लेटलेट डिक्रीज के, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई पटीकिया नहीं है, परप्यूरिया नहीं है, तो किस तरह से इस पेशेंट को अप्रोच करना है? क्या ऐसे ही छोड़ देंगे या कुछ और चीज़ के लिए इवेल्युएट कराएंगे? तो वो चीज़ देखेंगे। तो हाउ विल वी अप्रोच अ पेशेंट ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया? तो फर्स्ट, व्हाट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट हमारा कितना होता है? 1.5 लाख टू 4 लाख। 1.5 to 4 लाख इज नॉर्मल प्लेटलेट काउंट। तो लेस देन 1.5 इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो एनी प्लेटलेट काउंट लेस देन 1.5 लाख इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज फर्दर डिवाइडेड, इसको फर्दर डिवाइड करते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो माइल्ड इज हमारी 1.5 लाख नॉर्मल थी, इफ देर इज 1 लाख to 1.5 लाख इज माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। मॉडरेट इज 50,000 to 1 लाख, यानी मतलब मोर देन 50,000 बट लेस देन 1 लाख इज मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एंड सीवियर इज लेस देन 50,000 प्लेटलेट इज सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एक हमारे पास तीसरा टर्म होता है सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सीवियर इज लेस देन 20,000, लेस देन 20,000 प्लेटलेट काउंट इज वेरी सीवियर, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया एक माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया 1 लाख to 1.5 लाख, मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया 50,000 to 1 लाख, सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया लेस देन 50,000 एंड वेरी सीवियर इज लेस देन 20,000। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है ऑफ प्लेटलेट काउंट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डिपेंडिंग ऑन द प्लेटलेट काउंट। अब कोई भी पेशेंट अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मेरे पास आ रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कैसे डेवलप होगा? मैंने सीबीसी कराया, सीबीसी के अंदर मेरा प्लेटलेट काउंट कम आया, लेस देन 1.5 लाख। तो अब मैं उसमें क्या देखूं? क्या वो सीधा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में उसको लेबल कर दूं? नहीं। ऐसे में सबसे पहले मुझे रूल आउट करना पड़ेगा शूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। शूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है? शूडो थ्रोम्बोसाइटो, शूडो का मतलब होता है नकली। तो शूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब सीबीसी के अंदर दिख रहा है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, बट एक्चुअल में पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है नहीं। ये क्यों हुआ ऐसा? सबसे पहले हम इसको सीबीसी को जो हम वाइल भेजते हैं वो कौन से कलर की वाइल के अंदर सीबीसी सैंपल भेजते हैं? तो ये हम भेजते हैं इस वाली वाइल में, पर्पल, या इसका दूसरा नाम होता है लेवेंडर। तो इसमें होता है हमारे पास ईडीटीए। तो ईडीटीए वाइल्स के अंदर हम सीबीसी भेजते हैं, इसके अंदर चांसेस ऑफ क्लम्पिंग प्लेटलेट होता है कि प्लेटलेट्स क्लम्प कर जाती है। नॉर्मली हमारे पास प्लेटलेट ऐसे होनी चाहिए अलग अलग डिस्क्रीट, लेकिन अगर वही प्लेटलेट क्लम्प कर जाएं तो मेरी मशीन क्या इंटरप्रेट करेगी? जहाँ पे मशीन को ये चीज़ मेरी 6 प्लेटलेट्स दिखनी चाहिए थी, वहाँ पे इन 6 का क्लम्प को वो सिर्फ 1 कंसिडर करेगी। तो इस वजह से मेरे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया। लेकिन क्या पेशेंट को एक्चुअल में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है? नहीं। तो इसलिए इसको बोलते हैं शूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि ईडीटीए वाइल्स में सैंपल भेज रहा हूँ। तो ऐसे में फर्स्ट मेरे को पेशेंट को कंफर्म करना पड़ेगा कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक्चुअल में है भी। तो ऐसे पेशेंट में या तो मैं रिपीट करवा के देख लूँ, या पेरिफेरल स्मीयर करवा लूँ जिसके अंदर मुझे क्लम्पिंग दिख जाएगी, या तीसरा है मैं 3% सोडियम सिट्रेट की वाइल के अंदर 3% सोडियम सिट्रेट की वाइल के अंदर पेशेंट का सैंपल भेज दूँ। 3% सोडियम सिट्रेट कौन सा होता है? ब्लू वाइल, जिसके अंदर हम पीटीआईएनआर एपीटीटी सैंपल करवाते हैं, ये सिट्रेट वाइल। या तो मैं 3% सोडियम सिट्रेट में भेज दूँ या फिर हिपेरिन वाइल के अंदर भेज दूँ। हिपेरिन वाइल कौन सी होती है? ग्रीन वाली वाइल। तो इसके अंदर अगर मैं सैंपल भेज देता हूँ तो इसमें चांसेस ऑफ क्लम्पिंग आर डिक्रीज, और होती ही नहीं है क्लम्पिंग। तो ऐसे में मेरा शूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया रूल आउट हो जाएगा। तो कोई भी पेशेंट अगर तुम्हारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ आ रहा है तो सबसे पहले हमें देखना है क्या एक्चुअल में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है भी या शूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो मैं या तो रिपीट सीबीसी कराऊँ या फिर मैं सोडियम सिट्रेट के वाइल के अंदर भेजूँ सैंपल, या हिपेरिनाइज्ड वाइल के अंदर भेजूँ, तो उससे मैं रूल आउट कर दूंगा। ठीक है। अब मेरे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आ गया कि ट्रू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, शूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है? सबसे पहले ऐसे में मुझे सबसे पहले उसका हीमोग्लोबिन और साथ में उसका डब्ल्यूबीसी देखना है। क्या मेरे पास सिर्फ प्लेटलेट डिक्रीज हैं, या मेरे पास हीमोग्लोबिन और डब्ल्यूबीसी भी डिक्रीज हैं, या प्लेटलेट के साथ आइदर हीमोग्लोबिन और आइदर डब्ल्यूबीसी डिक्रीज है। तो अगर तीनों मेरे पास डिक्रीज हैं तो उसको बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया, और अगर मेरे पास कोई भी 2 लीनिएज डिक्रीज हैं उसको बोलते हैं बाईसाइटोपिनिया। तो मेरे पास पैनसाइटोपिनिया, बाईसाइटोपिनिया। अगर मेरे पास पैनसाइटोपिनिया, बाईसाइटोपिनिया है तो ऐसे में उसमें फर्दर अप्रोच रहेगी कि क्या कॉजेज रहते हैं। तो इसके अंदर बोन मैरो सप्रेशन, B12 डेफिशिएंसी, बहुत सारे कॉजेज रहते हैं। तो ऐसे में बोन मैरो एग्जामिनेशन की तरफ ये पेशेंट ले जाता है। तो इसको पैनसाइटोपिनिया, बाईसाइटोपिनिया को बाद में देखेंगे, अभी तो आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है।
तो हमने जैसे अब देखा ये बाइसाइटोपिनिया पैनसाइटोपिनिया, तो इसके अंदर बोन मैरो बायोप्सी करेंगे, फिर उसमें हम देखेंगे कि मेगा कैरियोसिटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, मेगा कैरियोसाइट है नहीं है, या ए मेगा कैरियोसिटिक है, मेगा कैरियोसाइट्स नहीं है। मेगा कैरियोसाइट्स क्या होते हैं? प्रीकर्सर ऑफ प्लेटलेट। मेगा कैरियोसाइट एक बड़ा सेल है, उस बड़े सेल्स के अंदर से हमारे कुछ प्लेटलेट्स ऐसे टूटते हैं, तो यहाँ से मेरे प्लेटलेट्स बनेंगे, इसको मेगा कैरियोसाइट बोलते हैं। तो इसमें हम बोन मैरो के बेसिस पर डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर मेरे पेशेंट में सिर्फ आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है कि सिर्फ प्लेटलेट कम है, हीमोग्लोबिन डब्ल्यूबीसी सब ठीक है, तो ऐसे को मैं ट्रू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलूँगा और उसको आगे फर्दर अप्रोच करूँगा। तो ऐसे में हमारे पास कुछ प्लेटलेट के इंडाइसेस हैं जो मुझे हेल्प करते हैं एक तरह से देखने में, आइडेंटिफाई करने में कि कॉज क्या हो सकता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का। इसके अंदर अलग अलग इंडाइसेस हैं, इसमें से जैसे मीन प्लेटलेट वॉल्यूम, प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ हैं, और भी हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मीन प्लेटलेट वॉल्यूम। मीन प्लेटलेट वॉल्यूम क्या होता है? जैसे मीन प्लेटलेट वॉल्यूम इज एवरेज वॉल्यूम ऑफ द प्लेटलेट। मीन प्लेटलेट वॉल्यूम का मतलब यही है, एवरेज वॉल्यूम ऑफ द प्लेटलेट। अब फॉर्मूला अब देखो तो देख लो, जैसे हिमेटोक्रेट मतलब जो जैसे हमारा ये हीमोग्लोबिन के केस में होता है हमारा, ऐसे यहाँ पे है प्लेटलेट क्रेट, जैसे हमारा हिमेटोक्रेट रहता है ऐसे प्लेटलेट क्रेट डिवाइडेड बाय द प्लेटलेट काउंट। नॉर्मल वैल्यू इज 8 to 12 फेमटोलीटर। इट इज़ एनालॉगस टू वैल्यूज ऑफ एरिथ्रोसाइट। तो ऑलमोस्ट एरिथ्रोसाइट की सेम वैल्यूज होती हैं इसमें एमसीवी में 8 to 12 फेमटोलीटर। ठीक है, वो चीज़ नहीं काम की थी, इसके अंदर हमारा ये काम का है। जैसे एमपीवी हमने देखा पीछे फॉर्मूला उसका, तो अब दूसरा भी हम देखेंगे एमपीवी जैसे हमने डिस्कस किया था, इट इज़ मीन प्लेटलेट वॉल्यूम। प्लेटलेट का वॉल्यूम कितना है, तो अब इसमें हमें ये चीज़ समझनी है। जैसे हमने ये चीज़ बताया था कि यहाँ हमारा मेगा कैरियोसाइट है, मेगा कैरियोसाइट फर्दर बहुत सारे हिस्सों में टूटता है टू प्रोड्यूस वेरियस प्लेटलेट्स। तो जो मेरे पास इनिशियल प्लेटलेट बनेंगी उनका साइज ज़्यादा होगा, तो उनका एमपीवी रिलेटिवली ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ओल्ड प्लेटलेट्स जिनका साइज छोटा होगा और रिलेटिवली एमपीवी कम होगा। तो अगर मेरे पास किसी भी केस में बोन मैरो टर्नओवर ज़्यादा है या मेगा कैरियोसाइट का प्रोलिफरेशन ज़्यादा है, तो ऐसे में मेरी नई जो प्लेटलेट्स हैं, जो इमेच्योर प्लेटलेट्स हैं, वो ज़्यादा बनेंगी, और जहाँ भी इमेच्योर प्लेटलेट्स या नई प्लेटलेट्स ज़्यादा बनेंगी वहाँ पे मेरा मीन प्लेटलेट वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब इसके अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है अब देखने के लिए कि एमपीवी हैज़ इन्वर्स रिलेशनशिप विद द प्लेटलेट काउंट, यानी अगर मेरा एमपीवी ज़्यादा है तो मेरा प्लेटलेट काउंट कम होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, है ना, ये चीज़ देखना है। प्लस दूसरा, इट यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस एंड मेलिग्नेंट थ्रोम्बोसाइटोसिस। रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या है? अगर किसी भी वजह से जैसे मेरा ये स्प्लीनेक्टमी हुआ, या फिर मेरा दूसरा इन्फ्लेमेशन हुआ, या ब्लड लॉस हुआ, तो ऐसे में रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है, रिलेटिवली प्लेटलेट बढ़ती हैं। ऐसे के अंदर मेरे पास सब कुछ नॉर्मल काम कर रहा है, तो इसमें प्लेटलेट काउंट तो बढ़ेंगी लेकिन एमपीवी रिलेटिवली नॉर्मल रहेगा और माइल्डली इंक्रीज होगा, लेकिन वहीं पे अगर कोई मेलिग्नेंट थ्रोम्बोसिस है, कोई ऐसा कॉज है जिसकी वजह से प्लेटलेट काउंट इंक्रीज हो रहे हैं, लेट्स सपोज कि असेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस, असेंशियल थ्रोम्बस्थेनिया है या फिर सीएमएल है, तो ऐसे मेरा प्लेटलेट काउंट तो इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे मेरा माइलो प्रोलिफरेशन हो रहा है। जो मेगा कैरियोसाइट्स हैं वो प्रोलिफरेट कर रही हैं और वो हेफाजार्डली प्रोलिफरेट करती हैं, प्लस साथ में डिस्मॉर्फिक हैं, तो ऐसे के अंदर मेरा प्लेटलेट काउंट तो इंक्रीज होगा, प्लस वो इतनी ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रही हैं कि मेरा एमपीवी भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगा। तो इट यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस एंड मेलिग्नेंट थ्रोम्बोसाइटोसिस। ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इफ़ प्लेटलेट काउंट इज इंक्रीज्ड लेकिन एमपीवी नॉर्मल है तो इट इज़ रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर प्लेटलेट काउंट इंक्रीज प्लस एमपीवी इज ऑल्सो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, इट इज सजेस्टिव ऑफ मेलिग्नेंट थ्रोम्बोसाइटोसिस। अब एक बार कॉजेज देख लेते हैं एमपीवी डिक्रीज और डिक्रीज के। तो सबसे पहले इंक्रीज एमपीवी यानी प्लेटलेट काउंट मेरे पास जो मीन प्लेटलेट वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, प्लेटलेट का साइज ज़्यादा है, प्लेटलेट्स इमेच्योर हैं यानी बोन का टर्नओवर, बोन मैरो का टर्नओवर ज़्यादा है। तो जैसे स्प्लीनेक्टमी, तो जब भी मेरे पेशेंट का किसी का स्प्लीन निकाला जाएगा, स्प्लीनेक्टमी किया जाएगा, तो ऐसे पेशेंट में रिलेटिवली बोन मैरो ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि जो हमारे जो सेल्स हैं प्लेटलेट है उनका सिक्वेस्ट्रेशन कम होगा, तो रिलेटिवली मेरे पास बोन मैरो ज़्यादा काम करेगी, टर्नओवर बढ़ेगा, जिसकी वजह से इमेच्योर प्लेटलेट्स बढ़ेंगे, जिसकी वजह से मीन प्लेटलेट वॉल्यूम बढ़ेगा। दूसरा सीएमएल, सीएमएल जैसे अभी मेलिग्नेंसी का पढ़ा था, अगर ये माइलॉइड ल्यूकेमिया ये माइलो प्रोलिफरेटिव डिजीज़ है, ऐसे में मेगा कैरियोसाइट्स भी प्रोलिफरेट करेंगी प्लस डिस्मॉर्फिक होंगी,
तो ऐसे में और उन पे कोई चेक नहीं है, तो ऐसे में साइज ऑफ प्लेटलेट्स विल बी सिग्निफिकेंटली हाई। तो जब नंबर ऑफ प्लेटलेट्स प्लस साइज इंक्रीज होगा, इट इज सजेस्टिव ऑफ मेलिग्नेंट कॉज, इट इज सजेस्टिव ऑफ मेलिग्नेंट थ्रोम्बोसाइटोसिस। दूसरा माइलोफाइब्रोसिस, यानी मेरे बोन मैरो के अंदर फाइब्रोसिस हो गया। जब बोन मैरो में फाइब्रोसिस होगा तो सिग्निफिकेंट एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस होगा। तो जब एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस होगा तो बाहर मेरे मेगा कैरियोसाइट हाइपर प्रोलिफरेट करेंगे, तो उससे ज़्यादा मेरे पास प्लेटलेट बनेंगी, तो इमेच्योर प्लेटलेट का अमाउंट बढ़ेगा, तो मेरे पास एमपीवी बढ़ेगा। दूसरा आईटीपी। अब आप कहोगे आईटीपी के अंदर प्लेटलेट कब तो कम है, लेकिन फिर भी साइज कैसे बढ़ गया? साइज इसलिए बढ़ गया क्योंकि प्लेटलेट बन एडिक्वेटली रही हैं, लेकिन ऑटो इम्यून कारण की वजह से उनका पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो मेगा कैरियोसाइट और ज़्यादा काम करेंगी। प्लेटलेट कम है और बनानी है, कम है और बनानी है, तो मेगा कैरियोसाइट ज़्यादा काम करेंगी। मेगा कैरियोसाइट ज़्यादा काम करेंगी तो इमेच्योर प्लेटलेट ज़्यादा बनेंगी। अब वो इमेच्योर प्लेटलेट जब ब्लड बहेगी तो टूट जाएंगी, लेकिन बनेंगी ज़्यादा, तो इस वजह से मेरे पास इमेच्योर प्लेटलेट ज़्यादा होंगी, तो जिसकी वजह से आईटीपी में एमपीवी ज़्यादा मिलेगा। दूसरा सिकल सेल अनीमिया। अब सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है? सिकल सेल अनीमिया में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो क्रॉनिक अनीमिया चल रहा है, इन्फ्लामेशन है, प्लस कई पेशेंट में ऑटोस्प्लेनेक्टमी हो जाती है। ऑटोस्प्लेनेक्टमी क्या है? जो सिकल सेल्स हैं वो स्प्लीनिक आर्टरी वेन के अंदर जाके अटक जाएंगे, जिसकी वजह से स्प्लीनिक आर्टरी वहाँ पे सप्लाई नहीं करेगी, तो स्प्लीन इटसेल्फ ऑटोस्प्लेनेक्टमाइज्ड हो जाएगी, काम नहीं करेगी, तो इस तरह से प्रेजेंट करेगी कि स्प्लीन निकाल दी गई हो। तो ऑटोस्प्लेनेक्टमी में सेम स्प्लीन की तरह काम करेगा कि स्प्लीन रिमूव हो गई, तो ऐसे में हमारे पास सेम जो एमपीवी वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इमेच्योर प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे ड्यू टू इंक्रीज बोन मैरो टर्नओवर। दूसरा, अब हमारे पास डिक्रीज एमपीवी के कॉजेज क्या है? डिक्रीज एमपीवी के कॉजेज मतलब कि मेरा बोन टर्नओवर कम है, बोन टर्नओवर कम है, या फिर मेरा जो मेगा कैरियोसिटिक प्रोलिफरेशन है वो रिलेटिवली कम है। तो इनके सारे अपोजिट कॉजेज, जैसे यहाँ पे मेरे पास स्प्लीनेक्टमी था इंक्रीज एमपीवी में, तो यहाँ हाइपरस्प्लीनिज्म किसमें? जैसे सीएलडी पेशेंट्स हो गए, पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया, तो ऐसे में स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा। तो जो स्प्लीन का काम क्या है? मेरे जो डिरेंज सेल्स हैं जिन साइज में अलग हैं उनको छांटना, उनको बाहर निकाल देना। तो अगर मेरे पास कोई भी बड़ी प्लेटलेट होगी तो मेरा स्प्लीन उनको बाहर निकाल देगा, सिक्वेस्टर कर लेगा, तो ऐसे में एमपीवी रिलेटिवली डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा ए प्लास्टिक अनीमिया। ए प्लास्टिक अनीमिया क्या है? ये तो मैरो फेलियर है, ग्लोबल मैरो फेलियर। इसके अंदर ना मेरे पास हीमोग्लोबिन है, ना मेगा कैरियोसाइट प्रोलिफरेशन हो रहा है, ना मेरे पास टीएलसी काउंट है, तो ऐसे में मेगा कैरियोसाइट्स ही नहीं है, मेगा कैरियोसाइट्स ही नहीं है तो प्लेटलेट नहीं है, और प्लेटलेट जब मेरे पास ठीक से नहीं है तो प्रॉपर साइज में नहीं बनेगी, जिसकी वजह से एमपीवी कम हो जाएगा। दूसरा मेगलोब्लास्टिक अनीमिया। मेगलोब्लास्टिक अनीमिया में जैसे हमें पता है क्या होता है? मेगलोब्लास्टिक अनीमिया में आरबीसी का साइज बढ़ जाता है, लेकिन वहीं पे प्लेटलेट्स में क्या होगा? प्लेटलेट का साइज कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेगलोब्लास्टिक के अंदर जो हमारे पास B12 या फोलेट है वो रिक्वायर्ड होता है इसके प्रोडक्शन में प्लस मैच्योरेशन में, तो जब ये प्रॉपरली नहीं होगा तो प्लेटलेट का साइज रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी की वजह से इट इज़ कॉजिंग साइटोटॉक्सिक इफेक्ट टू मेगा कैरियोसाइट्स। तो मेगा कैरियोसाइट्स ठीक से काम नहीं करेंगे, जब ठीक से काम नहीं करेंगे तो प्रोलिफरेट ठीक से नहीं करेंगे, ठीक से प्रोलिफरेट नहीं करेंगे तो इमेच्योर प्लेटलेट नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से एमपीवी कम हो जाएगा। तो एमपीवी हम सीबीसी में नॉर्मली देखते नहीं है, लेकिन ये चीज़ सीबीसी में देखनी है। अगर किसी भी पेशेंट में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मदद करेगा किसी पेशेंट को अप्रोच करने में कि प्लेटलेट कम होने का कारण क्या है। तो ये चीज़ एक बार दोबारा से देखना बहुत आसान है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा इंडाइसेस आएगा इसके अंदर प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन वीट, सेम एज आरडीडब्ल्यू। तो इसकी तरह जैसे आरडीडब्ल्यू की तरह हमने एक प्लेटलेट के लिए मीन बनाया हुआ है साइज के बेसिस पे। इस मीन से कितनी प्लेटलेट का साइज छोटा है, कितना प्लेटलेट का साइज बड़ा है, इट इज प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। इट जस्ट मेजर वेरिएशन इन द प्लेटलेट साइज। तो इसकी रेफरेंस वैल्यू कितनी है? 9 to 14। अब इसमें कॉजेज ऑफ इंक्रीज्ड प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ क्या क्या हो सकती है? अब जैसे हमारे पास ए प्लास्टिक अनीमिया। ए प्लास्टिक अनीमिया के अंदर हमें पता है कि बोन मैरो काम ही नहीं कर रही, ग्लोबल बोन मैरो फेलियर है। तो जब ग्लोबल बोन मैरो फेलियर है तो इसके अंदर हमारे पास एबनॉर्मल मेगा कैरियोसाइट्स हैं। तो कोई एबनॉर्मल मेगा कैरियोसाइट्स की वजह से प्लेटलेट का साइज किसी का बढ़ा हुआ है, किसी का छोटा है। सारी प्लेटलेट्स नॉर्मल वॉल्यूम या नॉर्मल साइज शेप की नहीं है, तो किसी का साइज बड़ा है, किसी का साइज छोटा है, तो इसकी वजह से पीडीडब्ल्यू ए प्लास्टिक अनीमिया में बढ़ जाएगा। सेम अब जैसे इसमें देखें मेगलोब्लास्टिक अनीमिया में, अभी मेगलोब्लास्टिक अनीमिया में हमने पीछे देखा है मेगलोब्लास्टिक में B12 और फोलेट किस लिए रिक्वायर्ड रहता है? ये रिक्वायर्ड रहता है प्रोडक्शन और मैच्योरेशन ऑफ प्लेटलेट। जब हमारा दोनों ही ये चीज़ नहीं होगी, ना मेगा कैरियोसाइट से एडिक्वेट प्रोडक्शन हो रहा है और हो गया तो एडिक्वेट मैच्योरेशन नहीं हो रहा, तो अगर किसी के पास B12 पहुंच गया, फोलेट पहुंच गया, तो उसका साइज नॉर्मल हो गया, और अगर ज़्यादातर के पास नहीं पहुंचा तो उनका साइज छोटा रह गया। तो इस वजह से प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ मेरी बढ़ गई।
तीसरा, अब जैसे हमने पढ़ा था पीछे ही CML क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, तो CML के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि जो मेगा कैरियोसाइट्स हैं वो हाइपर प्रोलिफरेट कर रही हैं। तो हाइपर प्रोलिफरेट कर रही हैं तो उनका कोई चेक पॉइंट नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि प्लेटलेट किस साइज पे ब्रेक करना है, मेगा कैरियोसाइट को कितने साइज का प्लेटलेट बनाना है। कई हाइपर प्रोलिफरेशन की वजह से कई प्लेटलेट्स बहुत बहुत जायंट प्लेटलेट्स बन के निकल रही हैं और बहुत कोई छोटी छोटी निकल रही हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ अगेन मेरी बढ़ जाती है। तीसरा, कीमोथेरेपी जैसे हमने देखा था, कीमोथेरेपी साइटोटॉक्सिक टू मेगा कैरियोसाइट्स, इसलिए पेशेंट कोई कीमोथेरेपी करवाता है तो कई बार थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दिखता है। तो जब मेगा कैरियोसाइट के लिए टॉक्सिसिटी है तो मेगा कैरियोसाइट ठीक से फंक्शन नहीं करेगी, फंक्शन ठीक से नहीं करेगी तो कोई प्लेटलेट छोटी है, कोई बड़ी है, कोई नॉर्मल है, तो इसकी वजह से PDW फिर बढ़ जाएगा। अब कॉजेज ऑफ फॉल्स इंक्रीज इन PDW, सॉरी, तो इसमें कॉजेज ऑफ फॉल्स इंक्रीज इन PDW क्या हो सकता है? प्लेटलेट क्लम्प्स। अगर मेरे प्लेटलेट क्लम्प कर गए, जैसे हमने देखा था EDTA सैंपल के अंदर, तो ये इसको क्लम्प को सिर्फ एक प्लेटलेट काउंट करेगा और इसको बोल देगा कि PDW इज इंक्रीज्ड। या दूसरे माइक्रो RBC, अगर किसी पेशेंट को सीवियर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया है ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, तो ऐसे में RBCs को भी मशीन हमारा प्लेटलेट कंसिडर कर लेगी, तो ऐसे में कि आप PDW विल इंक्रीज। दूसरा, फ्रेगमेंट्स ऑफ RBCs, इसको बोलते हैं शिस्टोसाइट्स। शिस्टोसाइट्स किस में दिखते हैं हमारे पास? अगर कहीं भी कंजम्पटिव कोएगुलोपैथी होती है जैसे DIC के अंदर, तो फ्रेगमेंटेड RBCs को भी प्लेटलेट कंसिडर कर लिया जाएगा और इसकी वजह से PDW बढ़ जाएगा। तो ये हमारे दो प्लेटलेट इंडाइसेस हुए, सबसे पहले मीन प्लेटलेट वॉल्यूम, दूसरा प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। तो हमें CBC के अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ भी देखना है। अब तीसरा हमारा इंडाइसेस आता है इसके अंदर प्लेटलेट लार्ज सेल रेशियो, PLCR, प्लेटलेट लार्ज सेल रेशियो। ये कुछ नहीं है, ये है कितने नंबर ऑफ प्लेटलेट्स हमारे 12 फेम्टोलीटर से ऊपर हैं, कितने नंबर ऑफ प्लेटलेट्स और कितने परसेंटेज ऑफ प्लेटलेट्स हमारे 12 फेम्टोलीटर साइज से ऊपर हैं। तो एनी नंबर ऑफ प्लेटलेट विच आर मोर देन 12 फेम्टोलीटर एंड लेस देन 30 फेम्टोलीटर विल बी कंसिडर्ड अंडर प्लेटलेट लार्ज सेल रेशियो। तो इससे बस ये पता लगेगा हमारे पास जाइंट प्लेटलेट है, तो इसका मतलब बोन टर्नओवर ज़्यादा है। तो हमने जैसे पीछे जो कॉजेज में बोन टर्नओवर या हाइपर प्रोलिफरेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट कंसिडर किया था या बताया था, वही सारे कॉजेज के अंदर प्लेटलेट लार्ज सेल रेशियो विल बी इंक्रीज। तो कॉजेज ऑफ इंक्रीज प्लेटलेट लार्ज सेल रेशियो क्या होगा हमारे पास? या तो प्लेटलेट का क्लम्प बन गया तो फॉल्सली वो उसको प्लेटलेट कंसिडर करके मोर देन 12 फेम्टोलीटर बोल देगा, या दूसरा जाइंट प्लेटलेट, अगर कहीं भी हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ बोन मैरो हो रहा है, हाइपर प्रोलिफरेशन ऑफ बोन मैरो हो रहा है या हाइपर प्रोलिफरेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट हो रहा है, तो ऐसे में मेरे पास प्लेटलेट लार्ज सेल रेशियो बढ़ जाएगा। या दूसरा माइक्रो RBC, यानी RBC का साइज थोड़ा छोटा हुआ है लेकिन प्लेटलेट साइज में नहीं आया है, तो उनको मैक्रो प्लेटलेट्स कंसिडर कर लिया जाएगा कि बड़े प्लेटलेट्स हैं, तो ऐसे को प्लेटलेट लार्ज सेल रेशियो बढ़ जाएगा। तो ये सारे हमारे मेजर इंडाइसेस हैं। अब इसका मैं रोल बताता हूँ क्या है। अब जैसे कोई ITP का पेशेंट आता है, ITP का पेशेंट कई बार, ITP क्या है? ये है डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, कि सारी चीज़ हमें एक्सक्लूड करनी पड़ेंगी जब जाके ITP बोलेंगे। तो कई बार वैसे ITP में बोन मैरो इंडिकेटेड नहीं है, लेकिन कई पेशेंट में बोन मैरो कर देंगे, ये ANA प्रोफाइल्स भेज दी, बहुत सारे सैंपल्स भेज दिए, फिर उसके बाद लास्ट में बोलते हैं कि हाँ ये हमारे पास ITP है। अब ये चीज़ हम सस्पेक्ट कर सकते हैं सिर्फ CBC की रिपोर्ट देख के भी कि हो सकता है ITP हो। कैसे? हमने जो तीन इंडाइसेस अभी देखे, मीन प्लेटलेट वॉल्यूम, इसमें हमने क्या बोला ITP के लिए कि मीन प्लेटलेट वॉल्यूम के अंदर ITP में इट इज़ इंक्रीज्ड, हमारे पास मीन प्लेटलेट वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। वीडियो में पीछे एक बार दोबारा से देख लेना क्यों। दूसरा प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, तब सेम, हमारे पास ITP में नंबर ऑफ सेल्स बहुत जल्दी जल्दी बन रहे हैं, अब वो है कि बाहर टूट रहे हैं, तो उसकी वजह से मेरे पास कई बार बड़े प्लेटलेट रहेंगे, कई बार छोटे, ज़्यादातर बड़े की तरफ ज़्यादा रहेंगे। तो मेरा लेकिन मीन की तरफ जो सेंटर में है वहाँ पे प्लेटलेट का नंबर कम रहेगा, जिसके वजह से ITP में प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ बढ़ेगी। तो इसके अंदर एक कॉज मेरा ITP है। तो ITP के अंदर क्या है? मीन प्लेटलेट वॉल्यूम बढ़ी, प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ बढ़ी और लार्ज सेल रेशियो। हमें तो पता ही, अब जैसे ही बात हुई कि ITP के अंदर प्लेटलेट का जो साइज है वो बढ़ेगा, ज़्यादातर प्लेटलेट्स बड़ी रहेंगी, तो यहाँ पे एक कॉज ITP भी है। तो अगर मेरे पास CBC की रिपोर्ट के अंदर आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है लेकिन प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ ज़्यादा है, प्लेटलेट लार्ज सेल रेशियो ज़्यादा है, मीन प्लेटलेट वॉल्यूम बढ़ी है, तो इसके अंदर मैं सस्पेक्ट करूंगा ITP, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा या ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा मैं सस्पेक्ट करूंगा ऐसे में। तो यहाँ चीज़, अगर मेरे पास इनमें से कुछ भी चेंज होता है, अगर कुछ चेंज आ रहा है या गड़बड़ आ रहा है कि MPV मान लो कम है, बाकी सारे बड़े हुए हैं, तो मेरे पास ITP डायग्नोसिस से बाहर है। या मेरे पास ये दोनों फैक्टर सही हैं,
ये सॉरी प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विथ सही है, एमपीवी सही है, लेकिन लार्ज सेल रेशियो नहीं आ रहा, यानी साइज बड़ा नहीं है, तो ऐसे भी मेरे पास आईटीपी डायग्नोसिस नहीं है। आईटीपी के लिए मेरे पास तीनों चीज़ होनी चाहिए, तो मैं यहाँ से भी एक बार पेशेंट को सजेस्ट कर सकता हूँ कि लाइकली चांसेस आर देयर कि आईटीपी इज देयर, है ना। तो ये चीज़ हमें इसलिए सीबीसी में देखनी है। इसमें अगर कुछ नई चीज़ पता लगी हो तो एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो के लिए यहीं तक रखते हैं। अगर हम पढ़ेंगे अभी कॉजेज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्या क्या हमारे पास कॉजेज हो सकते हैं आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के लिए, और उन आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के लिए हम पेशेंट को किस तरह से अप्रोच करेंगे जिससे हमें अलग अलग डिफरेंशियल्स तक पहुंचा जा सके, अलग अलग डायग्नोसिस तक पहुंचा जा सके, और फिर उन डायग्नोसिस में बेसिक इनिशियल स्टेप्स क्या रहेंगे अप्रोच के, ट्रीटमेंट के, बेसिकली वो चीज़ देखेंगे। तो साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर कुणाल चौहान। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।